मैं आगे मिल सर। आइए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। विशाल। जी सर। विशाल आपका नाम है, विशाल नाम के पीछे क्या कारण है? विशाल सर मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा, और विशाल का मतलब होता है बड़ा, महान। ये विशाल के पर्यायवाची है। अच्छा अच्छा, कोई इसके पीछे उद्देश्य था या वैसे ही मन में जैसे आया कि विशाल पैदा हो गया? सर मैं घर में पहला पुत्र था, हाँ हाँ हाँ, और अब इस नाम को सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हो। अभी आप क्या करते हो? सर अभी वर्तमान में मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। आरएस की तैयारी कर जी रहे सर। हो। सवाई माधोपुर के बारे में बताइए थोड़ा। सवाई माधोपुर की स्थापना, शहर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम ने करी थी 1763 में। अच्छा। उससे पहले यहाँ पे एक महान राजा हुए हैं, अमीरदेव चौहान, 1292 से 1301 के मध्य, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था 1301 में, जो कि राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण था, और राजस्थान का प्रथम जो जौहर हुआ वो रणथंभौर में ही हुआ था। ये जौहर किस प्रकार का था? सर ये जल जौहर था। जल जौहर था। जी सर। जौहर होते हैं राजस्थान में, बड़े जौहर हुए हैं रानियों के, बहुत ज्यादा विशाल, जैसे हजारों की संख्या में। यहाँ कोई संख्या थी क्या जौहर की, जल जौहर की? जी सर, 3000 महिलाओं के साथ जो रानी थी उन्होंने जौहर किया। नहीं, लेकिन वहाँ अमीर खुसरो ने तो लिखा है कि जब महल में प्रवेश किया तो सिर्फ राजा था, रानी थी, रानी की बेटी थी। रानी का नाम क्या था? हमीर देवी रानी का सॉरी सर, मैं बेटी, जैसे पदमला तालाब है तो बेटी का नाम पदमला था क्या? जी सर, माफ कीजिए। हाँ। रानी का नाम था रंग देवी, हाँ, हाँ। और उनकी पुत्री का नाम था पद्म। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि केवल रानी और उनकी बेटी ही बची थी, जी सर। क्योंकि खाने को तो बहुत तकलीफ हो गई थी। तो 3000 रानियां थी या अभी कुछ कंफ्यूज हो रहा है? नहीं सर, ऐसी कथाएं हैं कि अच्छा। जो सवाई माधोपुर में प्रचलित है कि रानी के साथ 3000 महिलाओं ने जल जौहर किया था। जल जौहर उनके किया साथ था। उनकी पुत्री भी थी। क्या ये विषय, जो तालाब है ये महल के पीछे की साइड में कहाँ है ये? जी सर, ये महल के साइड की तरफ है। अच्छा, तो ऊपर से कूद गई सब? बाएं हाथ की तरफ। जी सर। क्या मतलब, यदि राजा चाहता तो अपने परिवार को बचा सकता था क्या? सर राजा चाहते तो वो बचा सकते थे, पर जो कि राजस्थान के जो वीर योद्धा हैं उनके अंदर शरणागत वत्सल एक गुण पाया जाता है। उसी के तहत उन्होंने युद्ध लड़ा, और अपनी आन बान शान पे खेलते हुए उस युद्ध का परिणाम उन्हें पता था, फिर भी उन्होंने युद्ध। तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, क्या है ये दोहा? सर ये हमीर के लिए जो दोहा है, ये कहा गया कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलन एक बार, सिंह सवन सतपुरुष वचन, वचन, कदलन फलन एक बार। तो कदलन फलन के एक बार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर जो केले का जो वृक्ष है वो पूरे जीवन काल में एक बार ही अपना फल देता है। तो राजा ने किसी को शरण दी थी क्या? जी सर, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मोहम्मद शाह, उनको, और महाराष्ट्र के उनकी बेगम थी एक चिमना बेगम, उनको शरण दी। चिमना बेगम को शरण क्यों देगी? चिमना बेगम तो वहीं थी, दिल्ली में ही। ऐसी मोहम्मद शाह के साथ कोई और हो सकते हैं, बारबा, कामरू? नहीं सर, ये कथा है, यही प्रचलित है कि कहाँ से, जैसे मोहम्मद शाह, ये इनको शरण क्यों दी गई? कहीं कोई रास्ते में से इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, या ये दिल्ली से आए थे या गुजरात से आए थे, कुछ है क्या ध्यान में? जी सर, गुजरात में ये गुजरात जीत के आए थे, और आते रास्ते में ही मोहम्मद शाह, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद शाह जो था वो धन लूट के राजा अमीर उनके पास शरण में आ गया। तो फिर रानी चिमना यहाँ कहाँ गई? सर ये दो कथाएं प्रचलित कथाएं, तो अलग अलग कथाएं। जी सर। तो खिलजी क्या ये शरणागत में आए हुए मोहम्मद शाह, बारबक, कामरू या चिमना मान लीजिए, इनको चाहता था या फिर रणथंभौर पर अधिकार चाहता था? दोनों में से एक बताइए। सर वो मुख्यतः तो रणथंभौर पे अधिकार ही चाहता था, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था। और हाँ, उससे पहले उनके जो चाचा थे 1992 और 91 में जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने भी आक्रमण कर रखा था। तो ऐसा कौन सा कारण था कि
इतना अच्छा प्रिय राजा और प्रिय राजा रहा है, जनप्रिय राजा रहा, लेकिन सेनापतियों ने धोखा दे दिया। कुछ हुआ था कैसा? जी सर, अलाउद्दीन खिलजी के पास, जब अलाउद्दीन खिलजी के पास उन्होंने शांति का समझौता भेजा था, तब जो रणपाल थे और रत्तीपाल थे, रणमल और रत्तीपाल थे, उन्होंने अपना जो था पक्ष बदल लिया, क्योंकि उन्हें बूंदी का जो था ठिकाना वो दिया जा रहा था उस समय। तो उन्होंने लालच में आके अपना पक्ष बदला और दगा किया। क्या इस तरह के लालच इतिहास में देखे तो बहुत गए हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी आक्रमण किए, ताकत के बल पर विजय किया या फिर कूटनीति के बल पर? सर, मुख्य तो ये देखा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर ही जो युद्ध जीता। ओके, थैंक यू। किसी अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र होते हैं विकास के, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधन जिनके अंदर आते हैं, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया आदि। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? सॉरी सर, मैं अभी एग्जैक्ट डाटा मुझे याद। अच्छा, भारत में कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या है, इसके बारे में है कुछ? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है या तृतीय क्षेत्र का है? सर, तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंदर सर सेवा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मुख्यतः यदि कोई ट्रांसपोर्ट है या हम किसी को सेवा दे रहे हैं, जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, इस प्रकार के क्षेत्र आते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि विदेश से जो मुद्रा आती है, जैसे हम कहीं पे अर्न करते हैं, ठीक है, तो अपने देश भेजते हैं, अपने घर भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा इस प्रकार आती है वो भारत में आती है? किस क्षेत्र के योगदान के कारण आती है? सेवा क्षेत्र के योगदान के कारण ही। सर्विस सेक्टर के योगदान के कारण। क्या कारण है कि भारत में जो सर्विस सेक्टर है वो इतनी तेजी से बढ़ा, जबकि द्वितीय क्षेत्र, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, उसका विकास इतना अच्छा नहीं हो पाया? मुख्यतः सर, द्वितीय क्षेत्र के लिए हमें अवसंरचना की आवश्यकता पड़ती है, वहीं तृतीय क्षेत्र के लिए हमें स्किल की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे पास स्किल जो थे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, उन्होंने स्किल सीखी और जो आगे बढ़े, पर द्वितीय क्षेत्र में अवसंरचना का इतना बढ़ावा नहीं दे पाए, इसलिए सर तृतीय क्षेत्र से ज़्यादा हमने फायदा हुआ। विश्व में अंग्रेजी एक तरह से समझिए तो कॉमन लैंग्वेज मानी जाती है। क्या अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो शासन किया, तो इससे अंग्रेजी एक तरह से भारतीय जनमानस की भी भाषा बन गई? क्या इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिला सर्विस सेक्टर के हमारे बढ़ने में? जी सर, इसमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिला है हमें, क्योंकि जो हमारे भारतीय विदेश जा रहे हैं उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है कंपैरिजन टू चाइनीज़ या जापान के जो नागरिक हैं उनसे ज़्यादा। तो हम अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं और वहाँ पे अच्छी तरह रोजगार ढूंढ पाते हैं। विशाल, आपने आते ही अभी नमस्ते किया जी, तो ये नमस्ते कोई सिग्निफिकेंस है इसका, कोई साइंटिफिक आप बता पाएंगे? वर्तमान में तो मैम साइंटिफिक जो रीज़न है, कोरोना काल चल रहा है, तो ये जो हमारे 2 गज की दूरी या 6 मीटर की दूरी, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव न पड़े और कोरोना गाइडलाइन भी फॉलो हो सके, तो ये रीज़न है। ओके, ठीक है। सवाई माधोपुर के कुछ पर्यटन स्थल? पहला तो मैम रणथंभौर नेशनल पार्क है, और यदि धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करी जाए तो त्रिनेत्र गणेश जी है, चौथ के बरवाड़ा मंदिर है, पीर शत्रुद्दीन की दरगाह है, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, घुश्मेश्वर महादेव का, और चमत्कार जी का जैन मंदिर भी है। अच्छा, कोई राजस्थान में धार्मिक मेले सद्भावना की दृष्टि से? एक तो मैम सद्भावना की दृष्टि से देखा जाए तो रुनेचा का जो रामदेव जी का मेला है, वो सद्भावना की दृष्टि से मुझे अभी याद आ पा रहा है। अच्छा, आपने नेट किया है मनोविज्ञान में? जी मैम। तो आप इसका प्रशासन में कैसे उपयोग कर पाएंगे? मैम, पहला तो यदि मैं प्रशासक के तौर पे देखूँ तो डायरेक्टली ऐसा है कि जो हेल्थ रिलेटेड स्कीम है उनका अच्छा एग्जीक्यूशन में कर पाऊंगा। इनडायरेक्टली देखा जाए तो मैं अपना जो मोटिवेशन है कि खुद को मोटिवेट करना, अपने सहायक कर्मियों को मोटिवेट करना, वो कर सकता हूँ। अपना जो डिसीजन मेकिंग है और रीजनिंग जो पावर है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस का मुझे पढ़ के इसमें इन्हांसमेंट हुआ है। और एज प्रशासन में देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपने यूज किया? जी मैम। क्या होती है ये? इमोशनल इंटेलिजेंस से तात्पर्य मैम भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, जिसमें खुद के और दूसरों के, अन्य व्यक्तियों के भावनाओं को
समझना, उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें मैनेज करना और उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेना, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। ठीक है। अब कुछ करंट इश्यूज पे बात करते हैं। जी मैम। कृषक आंदोलन पे आप सरकार के पक्ष में हैं या कृषकों के? मैम मैं कृषि कानूनों पे सरकार के पक्ष में हूँ, पर कुछ जो ट्रस्ट डेफिशिएट हुआ है उनको यदि हटा दिया जाए और जो भी उसमें मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह उन पे बात करी जाए विपक्ष से और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे, और इस जो भी कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका जो भी निर्णय है उसके बाद एक बार वापस इसको रीचेक किया जाए तो ये रिफॉर्म काफी अच्छे हैं। अच्छा, कृषि वैसे किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है तो केंद्र सरकार ने फिर इस पे कानून किस उससे बनाया है? मैम राज्य सूची का विषय कृषि है, पर जो व्यापार है, वाणिज्य है कृषि में, वो संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया। ठीक है, आप मूल अधिकार के बारे में बताएंगे कि कौन से भाग में है मूल अधिकार? भाग 3 में है मैम। ठीक है, कितने कहाँ से कहाँ तक है ये? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। 35 तक है, ठीक है। और इसमें आप मुझे बताइए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड देश से लिए हैं। ठीक है, और मूल अधिकार? मूल अधिकार हम लोगों ने सॉरी मैम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी हॉबी क्या है? बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन। कोई फेमस खिलाड़ी जो आपको पसंद हो बैडमिंटन में भारत के? मैम पीवी सिंधु है। ठीक है, उनके अभी कोई मेडल प्राप्त किया है हाल ही में? मैम हाल ही में तो उन्होंने मेडल प्राप्त नहीं किया, पर उन्हें 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त है, 2013 में अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त है। आप कब खेलते हैं बैडमिंटन? सर मुख्यतः मैं शाम को ही खेल पाता हूँ। प्रतिदिन खेलते हैं या कभी कभार ही खेलते हो? सर प्रतिदिन तो, चूंकि अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अभी प्रतिदिन तो नहीं खेल आप पा रहा। कहाँ खेलते हो? गली खेले या फिर कोई स्टेडियम है या फिर कोर्ट में खेलते हो? सर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे कोर्ट है, तो मैं कोर्ट में खेलता हूँ। घर पे जब मैं होता हूँ तो हमारे पास में प्लॉट है, उसकी सफाई करके पिताजी और मैं बैडमिंटन खेलते हैं शाम को स्कूल से आने के बाद। बैडमिंटन की जो कॉक होती है जी सर। वो बहुत जल्दी टूट जाती है, तो हमको बड़ा दुख होता है, कभी कभार उसी दिन टूट जाती है। तो वो इतनी कमजोर क्यों बनाते हैं? उसको मजबूत कैसे बनाए? सर वो मजबूत ही बनाई जाती है, पर जो स्मैश है उसमें बैडमिंटन में एक शॉट होता है स्मैश, हम्म। उसको जब हम बार बार यूज करते हैं तो वो टूट जाती है। पर यदि मजबूती की बात करें तो हम सिंथेटिक जो शटल है उसका यूज किया जा सकता है, वो लंबे समय तक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की सर जो लंबाई है वो 13.1 मीटर होती है, जो चौड़ाई है डबल्स के लिए 6.1 मीटर और सिंगल्स के लिए 15.1 मीटर। इसमें डबल्स और सिंगल्स जो होता है, डबल्स मैच कहाँ कहाँ होते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैच खेल है या भारत का ही है? सर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल। तो ये डबल भी होते होंगे तो? जी सर। ये ओलंपिक में डबल होता है या सिंगल होता है? सर दोनों होते हैं सर। दोनों होते हैं जी। हमारे यहाँ से सिंगल में कौन खेला है कभी कोई ओलंपिक में? भारत का नेतृत्व किया है किसी ने? जी सर, पीवी सिंधु ने किया है, साइना नेहवाल ने किया है, कादम्बी श्रीकांत ने किया है, पुलेला गोपीचंद ने किया है। और कभी हमने मेडल जीता है इसमें? जी सर। अभी किसने जीता है? सर इसमें ओलंपिक में जो साइना नेहवाल है 2012 का जो ओलंपिक हुआ था रियो में, उसमें उन्होंने ब्रोंज जीता था। पीवी सिंधु ने साइना नेहवाल कहाँ की रहने वाली है? सर मुख्यतः ये हरियाणा से है, पर अच्छा। आंध्र प्रदेश में ये शिफ्ट है। विशाल, राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था तब इस सवाई माधोपुर की स्थिति क्या थी? चूंकि सर सवाई माधोपुर जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, तो जो चौथा चरण था व्रत चरण, जिसमें 30 मार्च 1949 को मिला था, तब सवाई माधोपुर भी इस राजस्थान जो एकीकरण हो रहा था उसमें मिल गया था। अच्छा, इसका मत संघ से कोई रिश्ता था क्या? सर नहीं सर, इसका मत संघ से कोई रिश्ता नहीं। तो मत संघ में कौन कौन से आते थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जयपुर जब राजधानी बनी थी, ये कौन सा चरण है? चौथा चरण? जी सर। इसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अच्छा, और 26 जनवरी 1950 को करीब करीब एकीकरण पूर्ण सा हो गया। क्या कमी रह गई थी जो 26 जनवरी के बाद फिर 6 साल बाद 1956 में जाके पूरा हुआ?
एक तो सर हमने इसमें जो अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था उसको शामिल नहीं किया था। सिरोही जिले में हमने जो माउंट आबू प्रदेश था उसको वो शामिल नहीं हो पाया था, तो इसको जो 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। अंतिम सवाल, एक ऐसी कोई शेर और शेरनी का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत वाई लूटी थी या कोई फिल्म भी बनी थी। जी सर, रणथंभौर की जो मछली है वो काफी अंतरराष्ट्रीय रूप क्या में फेमस रही। क्या विशेषता थी मछली की? एक तो सर ये काफी लंबे समय तक जीवित रही। हाँ। मुख्यतः 15 से 16 साल बाघ जीवित रहते, पर ये 20 साल तक जीवित रही। अच्छा। और इनकी अटखेलियां जो थी वो कैमरे में काफी कैद हुई, क्योंकि जिस जोन में ये थी वहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे। कितने जोन है वहां पर? 10 जोन है सर। 10 जोन है। जी सर। चलो, थैंक यू वेरी मच।